नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करूँगा। यदि आपको डिप्रेशन है या डिप्रेशन जैसे सिम्पटम्स हैं, आपको या आपके फैमिली में किसी को अगर इस तरह के सिम्पटम्स हैं और वो एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ ले रहे हैं और आप इन एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स या उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में चिंता करते हैं और आपके मन में डर है कि उनके बहुत घातक साइड इफ़ेक्ट्स, दुष्प्रभाव हो सकते हैं, तो ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इस बारे में दुविधा में हैं। साथ ही आप अगर एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं या आपकी पहचान में कोई व्यक्ति ले रहा है और वो साइड इफ़ेक्ट्स एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ लेने के बाद और भी ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं, और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, या कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स या सिम्पटम्स महसूस कर रहे हैं जिनको मैनेज करना उनके लिए और भी डिफ़िकल्ट हो गया है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि मैं इसी संबंध में इस वीडियो में बात करूँगा। क्योंकि कई लोगों का ना ही केवल ये डर होता है, जबकि अनुभव भी होता है कि एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ लेने के बाद से उनकी कंडीशन, मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा पहले से डिस्टर्ब हो गई है, या वे और भी कई वजहों से चिंतित रहने लगे हैं, परेशान रहने लगे हैं। तो या अगर ऐसे डर हो या ऐसा अनुभव कर रहे हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें। आइए आगे बढ़ते हैं। हालाँकि एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत प्रभावशाली होती हैं डिप्रेशन को दूर करने में। यह संभव है कि कुछ पेशेंट्स, कुछ लोगों के लिए, ख़ासकर कि जो यंग होते हैं, टीनेजर्स हो गए या टीनेजर से ऊपर 20-25 साल के जो युवा-युवतियाँ होते हैं, उनके लिए टेम्परेरीली एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स से जूझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कई बार वो बहुत बुरा महसूस कर सकते हैं, और ये तब भी ज़्यादा देखने में आता है, ये प्रॉब्लम, जब वो एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ लेना शुरू करते हैं या जब डोज़ेज में या दवा में बदलाव लाया जाता है, तो कुछ लोगों के लिए इससे जूझना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। कुछ ऐसा हुआ कि अक्टूबर 2004 में यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग इश्यू की, जिसमें उन्होंने कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के बारे में चेताया, उनके प्रभावों, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में चेतावनी दी कि जब 24 साल तक के जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, या 24 से जो छोटे हैं, उनमें सुसाइडल थॉट और बिहेवियर्स का रिस्क एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से बढ़ जाता है या बढ़ सकता है। और उन्होंने ये भी देखा कि 24 साल से जो ज़्यादा उम्र के हैं, बड़ी उम्र के हैं, उनमें एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के और सुसाइडल थॉट या सुसाइडल बिहेवियर के मामले में कोई लिंक नहीं पाया गया। वो जो वयस्क लोग थे, उनमें ऐसा कुछ खासा एसोसिएशन नहीं मिला। यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि जो लोग 65 या उससे बड़ी उम्र के हैं, उनमें तो एंटी डिप्रेसेंट का जो यूज करने से जो सुसाइड रिस्क आता है, वो तो काफी गुना कम भी हो गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे सुसाइडल रिस्क बहुत ही कम हो जाते हैं। ये जो ब्लैक बॉक्स वार्निंग थी, जो कि किसी भी प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन के मामले में सबसे सीरियस वार्निंग हो सकती है, चेतावनी मानी जा सकती है, जब ये इशू की गई थी, तो उस समय जितने भी उससे पहले के क्लिनिकल ट्रायल्स थे जो हो चुके थे एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के प्रभाव देखने के लिए, यहां तक कि वो भी जो पब्लिश नहीं हुए थे। कई बार स्टडीज आधी अधूरी बीच में छूट जाती हैं, किसी वजह से छोड़ देनी पड़ती हैं, या अभी करंटली चल रही होती हैं। जैसे 5 साल का या 3 साल का कोई ट्रायल है, वो अभी बीच में अभी चल रहा है, तो उनको भी उन्होंने रिव्यू किया, उनको भी उन्होंने देखा। वो सब रिव्यू करने के बाद उन्होंने ये ब्लैक बॉक्स वार्निंग दी, इशू करी। खासकर वो क्लिनिकल ट्रायल्स जो बच्चों या एडोलेसेंट्स, मतलब टीनेजर्स के बारे में चल रहे थे, उन पर इन दवाओं के प्रभाव देखने को लेकर चल रहे थे, उनको खासकर इन्होंने ध्यान दिया। तो ये जो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स थे जो इन्होंने खासे ध्यान दिए, उसमें 4400 बच्चों या एडोलेसेंट्स के ऊपर रिसर्चेस की गई थी, जिसमें 24 ऐसे शॉर्ट टर्म क्लिनिकल ट्रायल्स उन्होंने रिव्यू किए, जो थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए हुए थे। अक्सर 8 हफ्ते तक की अवधि के लिए किए जाते हैं ये ट्रायल्स, और 9 अलग अलग एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को उनमें इस्तेमाल किया गया था। साथ ही उन्होंने जो एडल्ट पेशेंट पर जो स्टडीज हुई थी, ट्रायल हुए थे, वैसी 295 शॉर्ट टर्म ट्रायल्स को उन्होंने रिव्यू किया। 295, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, जिनमें 11 अलग अलग एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को इस्तेमाल किया गया था। कुल मिला के 77,000 एडल्ट वयस्क पेशेंट्स के ऊपर ये स्टडीज की गई थी। तो बहुत ही बड़ी रिसर्च थी,
बहुत बड़ा इसमें सैंपल साइज था, तो काफी प्रभावशाली जो असर थे, साइड इफेक्ट्स या इफेक्ट्स उसमें देखने में आए थे और उनके ऊपर ये रिसर्चेस की गई थी। इनको इन्होंने रिव्यू किया एफडीए ने। हालांकि कुछ ऐसी दवाएं थी जिनका सुसाइडल रिस्क ज्यादा था बाकियों के मुकाबले, पर जिनमें भी ज्यादा था या जिनमें कम भी था, सभी में एक पैटर्न ये देखा गया कि जो यंग लोग हैं, कम उम्र के लोग हैं, जैसे कि बताया 24 साल या उससे कम के जो हैं, उनमें सभी में किसी ना किसी तरह से रिस्क जो है वो थोड़ा ज्यादा ही दिखाई देता है। और किसी भी तरह का ड्रग यूज किया जाए, दवा यूज की जाए, सभी में थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्क एडल्ट्स के मुकाबले देखने में आता ही है। ये भी यहाँ ध्यान देने की चीज है कि इन सभी स्टडीज में ये जो इतने सारे एडोलेसेंट्स पर जो रिसर्च हुई थी, उनमें एक भी सुसाइड देखने में नहीं आया। कोई भी ऐसा बच्चा एडोलेसेंट नहीं था जिसने सुसाइड किया हो। बस उन्होंने क्या देखा कि सुसाइडल थॉट्स बढ़ जाती हैं, खुद को मारने की या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार थोड़े ज्यादा आने लगते हैं। हालांकि एडल्ट पेशेंट जो उन्होंने स्टडी किए थे, उनमें कुछ ने सुसाइड किया था, पर यह नहीं कहा जा सकता था उन मामलों में कि वो एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से उनमें वो रिस्क बढ़ा है सुसाइड का, मतलब उन्होंने सुसाइड किया होगा, या क्योंकि उनका डिप्रेशन वैसे ही काफी सीवियर था, या उनकी लाइफ कंडीशन ऐसी चल रही थी और उनकी मानसिक हालत इतनी खराब थी कि उस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। सो ऐसे में ये एक खासा फर्क उसमें देखा गया रिव्यू में कि एडोलेसेंट्स में और जो यंग बच्चे थे उनमें तो दवाओं की वजह से साइड इफेक्ट आया, थोड़ा आया, और उनके सुसाइडल थॉट बढ़ी। पर एडल्ट्स में जो सुसाइडल थॉट थी उस मामले में क्लैरिटी नहीं थी कि वो डिप्रेशन की वजह से है या वो दवाओं की वजह से है। एक चीज और ध्यान देने की है कि जिन बच्चों को, एडोलेसेंट्स को एंजाइटी या डिप्रेशन था और वो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं नहीं ले रहे थे, उनमें 2% बच्चों में सुसाइडल थॉट वैसे भी देखने में आई ही थी। 2% बच्चे ऐसे थे जिनमें, या हम उनको युवा या वयस्क भी कह सकते हैं क्योंकि 24 साल की उम्र तक के थे वो, उनमें वैसे भी डिप्रेशन या किसी और वजह से सुसाइडल थॉट थी, सुसाइडल बिहेवियर्स भी थे करीब 2% लोगों में। जबकि एंटी डिप्रेसेंट दवाएं जिनको दी जा रही थी उनमें यह रिस्क 4% लोगों में देखने में आया। मतलब 4% बच्चे या एडोलेसेंट या अर्ली एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स थे जिनमें एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से सुसाइडल रिस्क ज्यादा देखने में आया। सो कहीं ना कहीं ये जो एक बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट था वो दवाओं के कारण देखने में आया, इसलिए ये ब्लैक बॉक्स वार्निंग जो है ये इशू की गई और एफडीए ने इसको बहुत सीरियसली लिया इस इशू को। हालांकि इन सभी केसेस में एक चीज जरूर है, वो ये कि डिप्रेशन में वैसे भी सुसाइड का रिस्क ज्यादा बना ही रहता है। डिप्रेशन अपने में सुसाइडल थॉट्स और फीलिंग्स लेकर ही आता है। सो ऐसा नहीं कह सकते कि इन बच्चों में भी डिप्रेशन के कारण ये सुसाइडल थॉट्स नहीं रही होंगी। ब्लैक बॉक्स वार्निंग जो है वो ये भी कहती है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो केयर गिवर्स हैं उन लोगों के जिनको ये डिप्रेशन है और एंटी डिप्रेसेंट दवाएं मिल रही हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जानी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इन सभी पेशेंट्स को, जो भी उनके फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट भी जो हैं जो उनको देख रहे हैं, उनको, पेरेंट्स को या केयर गिवर्स को, साथ ही साथ पेशेंट्स को प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए इन इफेक्ट्स के बारे में या साइड इफेक्ट्स के बारे में। और जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो क्या किया जाना है इस बारे में भी जरूर उनको सजेस्ट किया जाए, एजुकेट किया जाए, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। हालांकि ये तो एडल्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, बट खासकर ये जो यंग लोग हैं इनके सिम्टम्स को, दवाओं के प्रभाव को और साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर जरूर किया जाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि ये कैसे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ताकि जब भी ऐसे थॉट्स या सुसाइडल विशेस अपीयर होने लगे, दिखने लगे, तो दवाओं के बारे में कुछ किया जा सके, दवा बदली जा सके या उसकी डोज कम की जा सके या काउंसलिंग दी जा सके, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाना चाहिए। तो इस बारे में जागरूकता हर समय बनी रहनी चाहिए। और कभी भी अगर डिप्रेशन थोड़ा सा बिगड़ रहा है, डिप्रेशन थोड़ा वर्स हो रहा है, ज्यादा उदासी आने लग रही है या व्यवहार में बदलाव आ रहा है, जो कि दवाओं की वजह से ना होकर किसी भी वजह से हो सकता है, लाइफ कंडीशन, स्ट्रेसेस की वजह से भी हो सकता है, उसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ सुसाइडल थॉट्स को मॉनिटर करना है या लक्षणों को मॉनिटर करना है ऐसा नहीं है। बदलाव जो है वो बिहेवियर में कई स्तर पर देखने जरूरी है। इसलिए पूरा इलाज जब तक लिया जाए, ध्यान रखा जाए आने वाले व्यवहार में या सोच में या फीलिंग्स में बदलावों पर खासा फोकस रखा जाए। तो इस वार्निंग के, इस चेतावनी के प्रभाव क्या पड़े, इस पर काफी आलोचना हुई एफडीए की। उनके इस निर्णय पर काफी बहस हुई, आज भी चल रही है ये बहस।
यहाँ तक कि ऐसा भी कहा गया कि एफडीए ने ये जो वार्निंग इशू की है, ये बहुत बढ़ा चढ़ा के इशू की है। मतलब इससे डर ज्यादा फैलाया गया है, जबकि ज्यादातर बच्चों को तो इससे फायदा ही होता है। और जो रिस्क है, सोसाइटल रिस्क, वो बहुत ही थोड़े से हैं, इनफैक्ट ना के बराबर हैं। और क्योंकि उसकी तीव्रता बहुत नहीं होती, पड़ने वाले जो प्रभाव है साइड इफेक्ट की वजह से, वो इतना कंडीशन को बिगाड़ते नहीं है कि जिसमें बहुत डरने जैसी बात हो। और फायदा जो है वो कई गुना ज्यादा है इन दवाओं का, बजाय कि इनसे आने वाले साइड इफेक्ट या उसके रिस्क के। तो जो डर फैला है उससे लोगों का डिसीजन मेकिंग पर बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब दवाएं ना देने की तरफ वो बढ़ेंगे, क्योंकि उनके मन में पहले ही बहुत डर बैठ जाएंगे। और इस डर की वजह से जिन लोगों को बहुत अच्छे असर आ सकते हैं, वो भी नहीं लेंगे दवा। और ऐसा देखा गया कि जब एफडीए ने ये वार्निंग दी, चेतावनी दी, ब्लैक बॉक्स वार्निंग, उसके बाद डॉक्टरों ने और साइकाइट्रिस्ट ने और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने डिप्रेशन के डायग्नोसिस देने कम कर दिए। साथ ही साथ एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का यूज वो भी बहुत कम हो गया। और इससे नुकसान ये हुआ कि जिन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का, जिन लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है ये ट्रीटमेंट देना, जिनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था उनको बचाने के लिए, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनमें भी नुकसान देखा गया। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि दवाओं से जब फायदा नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं उससे डिप्रेशन की सीवियरिटी, तीव्रता बढ़ी होगी, जिससे अपने आप ही लोगों में सुसाइडल रेट बढ़ गए होंगे। फिलहाल मैं यहाँ इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, इस बारे में फिलहाल मैं जानकारी नहीं रख रहा। आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं इस बारे में जानकारी लेकर और आपको बताऊंगा। एक और जो बहुत बड़ा खतरा इससे देखा गया एफडीए की वार्निंग से, वो ये कि कई लोग जिनमें सुसाइडल विशेष थी, मरने की इच्छा थी, वो इन दवाओं को खाना शुरू कर दिया। उन्होंने इसका ओवरडोज करना शुरू कर दिया, एब्यूज किया इन दवाओं को। क्यों? क्योंकि इन दवाओं के खाने से सुसाइडल थॉट आएंगी। तो मरने की इच्छा रखने वाले इनको ज्यादा खाने लग गए। तो जिनको डिप्रेशन है वो फायदे के लिए तो एंटी डिप्रेशन दवा नहीं ले रहे, बट मरने के लिए इन दवाओं का उपयोग करने लगे। इस वजह से सुसाइड अटेम्प्ट बढ़ गए। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि वो डिप्रेशन के असर की वजह से सुसाइडल अटेम्प्ट बढ़े, या वो इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स आने की वजह से, इनके ओवरडोज की वजह से वो बढ़े। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर एग्जैक्टली बता पाना, क्योंकि डिप्रेशन के मामले में ये कह पाना कि दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से सुसाइडल थॉट है या डिप्रेशन के ही सीवियर हो जाने की वजह से है, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ ऐसी स्टडीज में ये देखा गया कि एफडीए की इस वार्निंग के साथ साथ मीडिया ने जिस तरीके से इस खबर को उछाला और इसको जितना फैलाया, इसकी वजह से डर जितना बनाया, उसकी वजह से दवाएं लोगों ने लेनी कम कर दी, और कम लेने की वजह से उनमें सुसाइड के रेट बढ़ गए, सुसाइड का रिस्क बढ़ गया। सो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ शोध बताते हैं कि जब ये वार्निंग आई तो कई लोग जो दवाएं ले रहे थे उन्होंने लेना छोड़ दिया, या जिनको लेने की जरूरत थी उन्होंने लेना ही बंद कर दिया, लिया ही नहीं ये ट्रीटमेंट दवाओं वाला। इस वजह से सुसाइडल रेट थोड़े ज्यादा दिखाई दिए। तो एफडीए ने ये बात ध्यान रखने को जोर दिया कि जब भी कोई भी व्यक्ति जो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं ले रहा है, आप या आपके फैमिली मेंबर या कोई भी जो आपके आसपास है जिसके लिए आप कंसर्न्ड हैं, अगर वो ये कुछ लक्षण दिखाने लगे जो कि मैं अब बताऊंगा अभी, इस तरीके के अगर व्यवहार करने लगे या इस तरीके से सोचने लगे, तो जरूर इसको सीरियस समझें और अपने डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट कर लें इमीडिएटली। अगर ये लक्षण देखने में आते हैं, जैसे गुस्सा ज्यादा देखने में आता है, वॉयलेंट हो जाते हैं, क्रोध बहुत आने लगता है, मूड में या बिहेवियर में कोई अनयूजुअल चेंज आता है, अचानक से बदलाव आते हैं जो आज तक कभी नहीं दिखाई दिए या जो बड़े टाइम से नहीं दिखाई दिए थे, एक्टिविटी लेवल्स उनके बहुत बढ़ जाते हैं, खासकर बात करने लगते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा बड़बोले हो जाते हैं, बार बार और ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, जो कि मेनिया का एक लक्षण हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर का। बहुत रेस्टलेसनेस, बेचैनी, एंजाइटी सी महसूस हो सकती है, एजिटेशन हो सकती है, इंपल्सिवनेस बढ़ जाती है, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा एकदम जल्दी आने लगता है, या अचानक से कुछ करने का मन करता है, अचानक से कुछ डिस्ट्रक्टिव या कोई भी अचानक से निर्णय लेने का मन करने लगता है बिना सोचे समझे या कम सोचे समझे। एंजाइटी अगर थी तो वो और बिगड़ने लगती है, या एंजाइटी कभी थी ही नहीं और एंजाइटी का सिम्टम बहुत ज्यादा दिखने लगता है। इसी के साथ अगर आप डिप्रेशन में हैं तब एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो आपका डिप्रेशन बहुत बिगड़ सकता है, तब इसको ध्यान में रखें। या कई बार डिप्रेशन के डायग्नोसिस में भी नहीं दी जाती एंटी डिप्रेसेंट, किसी और प्रॉब्लम के लिए भी दी जाती है। तो अगर आपका डिप्रेशन बहुत ज्यादा दिखने लगे उस केस में,
खासकर जैसे कई बार एंग्जायटी के ट्रीटमेंट के लिए भी एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ दी जाती हैं। अगर ऐसे केस में डिप्रेशन के बहुत सिम्पटम्स दिखने लगें, तो भी वो एक रिस्क फैक्टर है, तब भी अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। साथ ही साथ चिड़चिड़ापन बहुत आने लगे। पहले था तो वो बढ़ जाए या अचानक से देखने में आ जाए चिड़चिड़ापन और ज़्यादा देखने में आए, तो ये कंसर्न है, इश्यू है। पैनिक अटैक आने लगे, ज़्यादा एंग्जायटी होने लगे और मन बहुत घबराने लगे। एकदम से बहुत तेज़ अटैक सा एंग्जायटी का महसूस हो। नींद में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगे एंटी डिप्रेसेंट के यूज़ के बाद। नींद आना या नींद को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो, यहाँ तक कि अगर बहुत डरावने सपने भी आने लगे, तो भी कई बार ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। मतलब अंदर कहीं न कहीं डर बहुत ज़्यादा बन रहा है, बैठ रहा है। साथ ही साथ अंत में सुसाइड के थॉट आएँ, मरने की विचार आने लगें, मरने की इच्छा आने लगे या सुसाइडल अटेम्प्ट हो जाए। किसी तरह से खुद को काटना, खुद को मारना या किसी और तरीके से सुसाइडल अटेम्प्ट हो, तो वो तो खतरे का सिग्नल है ही है। हालाँकि ये जो ब्लैक बॉक्स वार्निंग्स हैं, ये डराती बहुत हैं, बहुत चिंतित कर देंगी, बहुत परेशान कर देंगी। पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो बेनिफिट है एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को लेने के, जो कि डिप्रेस्ड मूड के लिए या एंग्ज़ायटी के लिए भी देखने में आते हैं, वो अक्सर मेजॉरिटी ऑफ केसेज़ में, अधिकतर मामलों में, अधिकतर लोगों के साथ बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स या उनके आने वाले नुकसान के मुकाबले। तो अगर हम फ़ायदों को, अगर उनके रिस्क, उनके खतरों से अगर कंपेयर करें, तोलें आपस में, तो जो पलड़ा है वो फ़ायदों का बहुत भारी है। बहुत लोगों को इनसे फ़ायदा होता है, अक्सर लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होता है और नुकसान के लिए तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डेफ़िनेटली लोगों को परेशान करते हैं, वो उनको मैनेज करने के लिए एफ़र्ट भी लेते हैं। कुछ लोगों के लिए साइड इफ़ेक्ट्स थोड़ा देर से भी मैनेज हो पाते हैं, कुछ के लिए बहुत जल्दी मैनेज हो जाते हैं। बट ओवरऑल जो फ़ायदे हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ जो और भी बड़ा खतरा है, वो तब आता है जब डिप्रेशन का इलाज ना किया जाए। ये हो सकता है कि आप अगर दवा नहीं लेना चाहते, किसी हर्बल ट्रीटमेंट के थ्रू या साइकोथेरेपी के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। बट वहाँ जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो ज़रूर वेरी कर जाएगी। मतलब हो सकता है आपके ऊपर वो हर्बल दवा काम ही ना करे। हो सकता है साइकोथेरेपी में जो फ़र्क आ रहे हैं, वो बहुत स्लो आएँ, धीरे-धीरे आएँ, लेट देखने में आएँ। या हो सकता है कि साइकोथेरेपी जो कि थेरेपिस्ट की स्किल पे डिपेंड करता है, नॉलेज पे डिपेंड करता है, वो इतना अच्छे से आपको मिले ही ना, आपको बार-बार डॉक्टर बदलने पड़ें, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। दवाओं के मामले में ये रिस्क बहुत कम है। एक तो हर्बल दवाओं के मुकाबले उनका असर जल्दी और ज़्यादा अच्छा देखने में आता है। उनके ऊपर रिसर्च बहुत हुई होती है। उनकी जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बारे में प्रॉपर इंडिकेशंस होती हैं। आप इंटरनेट पे जाओगे या डॉक्टर से पूछोगे, आपको साइड इफ़ेक्ट्स तो मिल ही जाएँगे। हर्बल दवाओं के साथ वो ज़्यादातर रिपोर्ट ही नहीं किए जाते या देखने में ही नहीं आते कई बार। मतलब उनको स्टडी ही नहीं किया गया होता। साइकोथेरेपी वैसे तो सेफ है, बट समय बहुत लेती है। तो ऐसे में अगर आपको अच्छा और जल्दी प्रभाव लाना है, असर लाना है, अपने डिप्रेशन को ठीक करना है, तो उसके लिए एलोपैथिक दवाइयाँ सबसे अच्छा, सबसे सटीक और सबसे सही तरीका हो सकता है डिप्रेशन को क्योर करने का। क्योंकि अगर डिप्रेशन का इलाज नहीं होगा, वो सीवियर होता जाएगा और गंभीर हो जाएगा। सुसाइड का रिस्क तो वैसे भी बढ़ ही जाएगा उस मामले में। तो डिप्रेशन के बढ़ने से जो सुसाइडल रिस्क हैं, वो ज़्यादा खतरनाक हैं, वो ज़्यादा लोगों में देखने में आएँगे। बजाय इसके कि हम उनको दवा ही ना दें, क्योंकि दवा से वही सुसाइडल रिस्क है। थोड़ा ही सही, ना के बराबर ही सही, कुछ लोगों में ही सही, पर वो मैनेजेबल है। इसीलिए सावधानी बरतना और सही ज्ञान होना, सही मॉनिटरिंग करना, डॉक्टर से उसके बारे में सही टाइम पर उसका इलाज ले लेना, उपचार ले लेना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। खतरे तो वैसे भी लाइफ में बने ही रहते हैं। हर तरीके के खतरे हमेशा कुछ ना कुछ, किसी न किसी स्तर पर हमें बने ही रहते हैं। पर कम से कम डिप्रेशन जैसी बीमारी के इलाज में हम अपने डर की वजह से इलाज रोक दें या इलाज ना लें, उसकी वजह से सुसाइड का एज़ सच जो खतरा है, वो तो कम से कम हम ना बढ़ाएँ। उम्मीद है आपको ये जो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी, ये आपको काम आएगी, आपको फ़ायदा होगा इससे, आपको पसंद आएगी, आप इससे थोड़ी बेहतर दिशा ले पाएँगे, बेहतर निर्णय ले पाएँगे। आप इसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक होंगे और बेहतर तरीके से जानकारी लेने के लिए शायद आपका मन करे। पर जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आप सही और गलत की ठीक पहचान कर पाएँ और सही निर्णय ले पाएँ। डरें ना। मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। लाइक ज़रूर करें वीडियो को और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को। ये चैनल या ये वीडियोज़ आप ही के बेनिफिट के लिए हैं,
आप ही के जैसे और लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए है। तो अगर आप इसे लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो इससे और लोगों को भी फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ को देख पाएँगे। यूट्यूब पे ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्च कर पाएँगे। ज़्यादा बेहतर तरीके से वो एक जानकारी और ये जो ज्ञान है ये ले पाएँगे, उनको मदद होगी। तो कहीं न कहीं जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आप सिर्फ़ सब्सक्रिप्शन देने से आप मुझे फ़ेवर नहीं करते, आप अपनी ही तरह और जो लोग हैं, उनकी भी हेल्प करते हो और मेरा जो ये एफ़र्ट है वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करने का, इससे दूसरों को भी आप फ़ायदा पहुँचाने में मेरी भी हेल्प करते हो। सो दोनों तरह से फ़ायदा है। ये बात को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।